हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में जानेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। ओके, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। ओके, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो उसमें आप लोग याद रखेगा, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। कैसे? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मान ले जाइए कोई भी क्या है, एक विद्युत धारा। ओके, तो यहाँ पर कोई पॉइंट अर्थात कोई बिंदु ए है। ओके, तो यहाँ से आने वाले जो विद्युत धारा वो कौन सा है, तो यहाँ से विद्युत आने वाली जो विद्युत धारा वह आई है। ओके, तो यहाँ से जो ए बिंदु पर आने के पश्चात जो विद्युत धारा होता है 3 भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि यह पहले भाग जैसे कि I1 में, दूसरा में जैसे कि I2 एवं I3 में। ओके, तो किरचॉफ के नियमानुसार क्या होता है कि किसी बिंदु पर आने वाली जो धाराएं होता है का जो बीजगणितीय योग होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं जैसे कि I1, I2 एवं I3 के योग के बराबर होता है। अर्थात I इक्वल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र के अनुसार बिंदु ए पर I धारा आती है तथा बिंदु ए से I धारा 3 भागों I1, I2 व I3 में बढ़ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग चित्र में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस चित्र में जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है। ओके, तो इस बिंदु ए पर आने वाले जो विद्युत धारा वह I है। ओके, तो यह बिंदु अभी जो विद्युत धारा क्या होता है, बिंदु ए पर आने के पश्चात क्या होता है, वह 3 भाग जैसे कि I1, I2 एवं I3 में क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात बिंदु ए पर जो आने वाली जो धारा है वह I है इक्वल क्या होता है, जाने वाली धारा I1, I2 एवं I3 की योगफल के बराबर होता है। ओके, कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो विद्युत धारा कितना है, 15 एम्पियर है। ओके, कितना है, 15 एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पर 15 एम्पियर है, तो ओके, तो I1, I2 एवं I3 का जो तीनों का जो मान होगा कुल मिलाकर क्या 15 एम्पियर होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि तीनों में क्या होता है, तीनों भागों में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो मान लीजिए तीनों के लिए 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं I1, I2, I3 तीनों का जो मान होता है क्या होता है, I के इक्वल होता है। ओके, तो इसी प्रकार से I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल 0। ओके, तो अब ये 0 क्यों आया, तो जैसे कि यहाँ पर I1, I2 एवं I3 तीनों क्या है, धनात्मक है। जब इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, वह माइनस में आ जाता है। तो ये हो जाता है I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल 0। अर्थात दोनों का योग क्या होता है, समान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह इसका जो वैल्यू होता है वह 0 प्राप्त होता है। जैसे कि इसका वैल्यू हमको कितना प्राप्त हुआ, 15 एम्पियर प्राप्त है। ओके, तो चलिए 15 लिखते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर 5, 5, 5 तीनों एम्पियर है। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा -5 एवं -5। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 5, 10, 15 था, 15 धन में है और 15 ऋण में। ओके, तो आपस में क्या हो जाएगा, वह कट कर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो बीजगणितीय योग का जो कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ओके, बिंदु बी पर धारा I1, I2 व I3 पुनः मिलती है। ओके, तो यहाँ पर पुनः हम लोग इस चित्र में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बिंदु बी पर जो I1, I2 एवं जो I3 धारा वह पुनः मिल रहा है। वह धारा का मान फिर से वही हो जाता है जो बढ़ने के पूर्व था। ओके, तो और धारा का जो मान क्या है, पुनः वैसे हो जाता है कि जो बढ़ने से पहले था। जैसे कि क्या होता है, जो विद्युत धारा I होता है वह बढ़ने से कितना था, तो वह I ही था। जब क्या होता है, जो I1, I2 एवं I3 क्या होता है, तीनों आपस में पुनः मिलते हैं बिंदु बी पर, तब तीनों का जो योग होता है पुनः I हो जाता है। तब बिंदु पर हम लोग कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल क्या हो जाता है, I। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I इक्वल 0। ओके, चूंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 जैसे कि 5 प्लस 5 प्लस 5, ओके, तीनों का वैल्यू कितना था, 5 एम्पियर।
तो 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, ओके, तो माइनस आई का वैल्यू कितना था 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5, 10 एवं 15, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित है 15। तो क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है और हमको वैल्यू कितना प्राप्त होता है, वह 0 प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। ओके, तो ये समीकरण क्या है, किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। अतः किरचॉफ के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बिंदु, जैसे कि बिंदु ए पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, वह बीजगणितीय योग क्या होता है, उस बिंदु से जाने वाली धारा जैसे कि I1, I2 एवं I3 की योग के योगफल के बराबर होता है, जिसे कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। ओके, यह नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है। सॉरी, परिपथ के किसी बिंदु पर धारा का संग्रहण नहीं होता, बल्कि यह सतत प्रवाहित होता रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या होता है, जो परिपथ के किसी बिंदु पर जो धारा का स्टोरेज अथवा धारा किसी जगह पर संग्रहित होता है, क्या नहीं, ओके, तो सतत प्रवाहित होता है। जैसे कि यहाँ पर जो आने वाली जो विद्युत धारा वह आई है, बिंदु ई पर आने के पश्चात 3 भागों में बढ़ जाता है, I1, I2, I3। पुनः बिंदु बी के पश्चात आने के पश्चात क्या होता है, तीनों एक ही में आ जाता है और इस प्रकार से पुनः क्या विद्युत धारा आई में क्या होता है, वह प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो विद्युत धारा का संग्रहण नहीं होता है, बल्कि ये सतत प्रवाहित होते रहता है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है। इस प्रथम नियम को संधि नियम या धारा नियम भी कहता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, किरचॉफ का नियम लिखिए या फिर किरचॉफ का संधि नियम के बारे में बताइए, किरचॉफ का धारा का नियम क्या है। ओके, तो तीनों का तात्पर्य क्या है, एक ही है। ओके, तो इसी नियम को लिखना है, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सोचिए। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, सोचिए, त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित जो एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, घरों में क्या करता है, सजावट के लिए एलईडी लाइट का उपयोग करता है। ओके, यदि एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। ओके, तो यदि आप लोगों ने इसका उपयोग अपने घरों में किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो एलईडी लाइट में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, बहुत सारे बल्ब उपस्थित होता है। यदि उसमें से एक बल्ब या फिर कुछ भी बल्ब क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसमें उपस्थित जो जितने भी जो बल्ब होता है वह खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्यों होता है? यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते तो क्या होता? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि एलईडी से तात्पर्य क्या होता है, एलईडी से तात्पर्य होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो एलईडी से तात्पर्य क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। यदि एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम परिपथ में एक प्रमुख कारण, प्रमुख हानि यह होता है कि जब परिपथ का एक अवयव या फिर जब परिपथ का एक उपकरण या फिर कोई कंपोनेंट कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है, परिपथ का अन्य कोई अवयव भी कार्य नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है, यदि एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी लड़ी खराब हो जाता है। अर्थात त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। यदि एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी लड़ी खराब हो जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होता है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है, परिपथ का अन्य कोई अवयव भी कार्य नहीं कर पाता। ओके, उसके पश्चात अन्य क्वेश्चन है, यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते तो क्या होता?
यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इस स्थिति में यदि एक भी बल्ब या फिर एक भी उपकरण हमारे जो घर का जो उपकरण है वह खराब हो जाता तो इस स्थिति में क्या होगा, परिपथ में या फिर जो हमारे घरों में जितने भी लाइट बल्ब उपकरण या कोई भी जो इलेक्ट्रिक का जो सामान है वह भी क्या हो जाता, खराब हो जाता। इस वजह से क्या होता है, हमारे घरों के उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं किए जाते। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और क्यों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और क्यों होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले तार बनाते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये क्या है, एक पतला तार है और क्या लेते हैं हम लोग, एक मोटा तार लेते हैं। ओके, तब ये क्या है, एक मोटा तार है। ओके, तो इस प्रश्न के अनुसार क्या है, इन दोनों का जो क्या है, जो लंबाई है वह समान है। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हुआ उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया। ओके, और इसको क्या है, समान विद्युत धारा अर्थात समान विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ओके, तो जो पतले तार या फिर जो मोटे तार, इसमें से किसमें क्या होगा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा और क्यों होगा। ओके, तो इसमें जो मोटा तार है इसमें जो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा। अब क्यों होगा, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि R समानुपाती L अर्थात जो प्रतिरोध होता है किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात कोई भी चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोधी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इसके साथ हम लोग जानते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती 1/E। ओके, सो ए से तात्पर्य क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, इसे क्या तात्पर्य होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह कम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अर्थात अपोजिट होता है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जो मोटे तार जो क्या है, जो मोटे तार का जो क्या है, जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है था, जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है, यह अधिक होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, प्रतिरोध का मान होगा कम होगा। इस वजह से इसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगे कैसे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियमानुसार क्या होता है, V समानुपाती किसके होता है, I। अर्थात समानुपाती के स्थान को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, R का उपयोग करते हैं। V = IR। R क्या होता है, प्रतिरोध। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं R = क्या होगा, V/R। ओके, तो I का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, R यहाँ पर गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह बटे में चले जाएगा। ओके, तो I = क्या होगा, V/R। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यदि प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो विद्युत धारा का मान कम होगा, यदि विद्युत धारा का मान अधिक है तो प्रतिरोध का मान कम होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो तो इनमें से मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो गया, क्योंकि जो मोटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसकी वजह से इसका प्रतिरोध कम होगा एवं प्रतिरोध कम होने से इसमें विद्युत धारा का मान अधिक होगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधकों A और B के प्रतिरोधों का अनुपात 1:4 है। परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इन दोनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमको इसमें क्या बताना है, विद्युत धारा के अनुपात को बताना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर में लिख लिया है। ओके, तो ताकि आप लोग इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो सर्वप्रथम चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधों E और B के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वह 1:4 अर्थात A/B कितना है, 1:4 है। परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 एम्पीयर अर्थात यहाँ पर विद्युत धारा I का मान कितना दिया गया है।
ओके, तो चलिए यहाँ पर डिनोट करें तो आई का मान कितना दिया गया 10 एम्पियर। ओके, यदि इन दोनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधकों की से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको क्या है, जो प्रतिरोध ए एवं प्रतिरोध बी में क्या होता है, बहने वाले जो विद्युत धारा उसके प्रतिरोधों विद्युत धारा का अनुपात को ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आई का मान दिया गया और साथ ही हम लोगों को क्या है ए अनुपात बी अर्थात प्रतिरोध ए एवं बी का अनुपात दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को समझने का प्रयास करता है। तो हल ए अनुपात बी इक्वल क्या आ गया है 1/4। तो माना कि प्रत्येक प्रतिरोधों का मान एक सा है। ओके, तो हम लोग मानते हैं कि जो दोनों प्रतिरोध प्रतिरोध ए व प्रतिरोध बी दोनों का जो मान है वो कितना है, वह एक सा है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो ए प्लस बी इक्वल 1x प्लस 4x। ओके, तो यहाँ पर प्लस क्यों का, चूंकि कुल प्रतिरोध अर्थात ए और बी को जोड़ता है तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 4x। ओके, तो एक से क्या है, जो प्रतिरोधों का मान है, तो ए प्लस बी क्या होगा 4 प्लस 1 अर्थात 5x। ओके, तब प्रतिरोध ए में धारा क्या होगा, इक्वल आई गुणा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। अब ये कैसे रहा, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग ओम के नियमानुसार जानते हैं कि V अनुपात क्या V समानुपाती क्या होता है I के, तो V इक्वल क्या होता है आर आई। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को विद्युत धारा I का मान क्या करना, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं I इक्वल क्या होगा V डिवाइडेड बाय आर। चूंकि यहाँ पर तब ए में धारा था विद्युत धारा ए का मान ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पर आई का मान हमको ज्ञात करना है, तो आई का तात्पर्य जो फार्मूला क्या होता है वी डिवाइडेड बाय आर। चूंकि यहाँ पर v का मान दिया गया, क्या हमको डायरेक्टली v का मान नहीं दिया गया, तो v का मान के लिए हम लोग क्या करते हैं आर एवं आई का मान लेते हैं। तो आर आई से तात्पर्य जैसे कि आई का मान लिखे आई गुणा। ओके, तो आर का मान कितना है, तो आर का मान है ए प्लस बी अर्थात कुल प्रतिरोध अर्थात ए प्लस बी। ओके, तो किसका मान है, तो आर अर्थात प्रतिरोध का मान है डिवाइडेड बाय और ए किसका मान है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए क्या है आर का अर्थात प्रतिरोध का मान है। ओके, तो प्रतिरोध आर ए के लिए क्या हम लोग ज्ञात करें, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग ए लिखे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से आई गुणा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए लिखे हैं। तो आई और आर क्या है, इसका मान है आर आई का और डिवाइडेड बाय वी का मान है और ए किसका मान जो ए किसका मान है, तो आर है। ओके, तो प्रतिरोध यहाँ पर ए है तो क्या है ए लिखे हैं। ओके, तो चलिए इसके वैल्यू को पुट करते, तो आई अर्थात धारा ए, तब ए में धारा इक्वल क्या होगा, आई का मान देख सकते हैं यहाँ पर 10 इनपुट दिया तो 10 गुणा ए प्लस बी का मान जो है 5x, तो गुणा 5x डिवाइडेड बाय कितना है, ई का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल 1x। तो एक से लिखता है अर्थात या फिर 1x, दोनों का मतलब एक है। तो एक से आपस में कैंसिल होगा, तो बचा क्या 10 गुणा 5, तो 10 पंचे 50, तो 50 एम्पीयर प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 1। तो ठीक इसी प्रकार से क्या प्रतिरोध बी में धारा के लिए मान ज्ञात करता है, तो बी में धारा क्या होगा, तो बी में धारा इक्वल आई गुणा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी। ओके, तो यहाँ पर बी क्यों लिखे, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हमको बी का विद्युत धारा ज्ञात करना। तो आई बी इक्वल क्या होगा 10 गुणा 5x डिवाइडेड बाय 4x। यहाँ पर जो b का मान कितना जो है 4x, इस वजह से यहाँ पर हम लोग 4x लिखते हैं। ओके, तो एक से एक आपस में कैंसिल होगा, तो 10 पंचे 50 डिवाइडेड बाय 4 अर्थात 50 डिवाइडेड बाय 4 एम्पियर हमको प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 2। चूंकि हमको क्वेश्चन में क्या है, यदि इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात करिए। कहते समांतर क्रम में क्या आपका धारा का अनुपात ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से क्या करते हैं, हम लोग भागित करते हैं अर्थात इसका अनुपात निकालने के लिए, तो आई डिवाइड बाय आई भी होगा, तो इक्वल आई का मान कितना दिएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय आई बी का मान देगा 50 डिवाइड बाय 4। ओके, जो क्या बटे का और बटे, तो इस वजह से क्या होगा गुणा में चले जाएगा, तो 50 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 50, तो 50 आपस में कैंसिल, तो बचे क्या 4 डिवाइडेड बाय 1। तो आई डिवाइडेड बाय आई बी इक्वल हमको कितना वैल्यू प्राप्त हो 4 डिवाइडेड बाय 1, इसलिए हमको आई अनुपात आई बी का मान कितना प्राप्त हो, तो 4 अनुपात 1। तो इस प्रकार से हमको इसका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, तो हमको इसका वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 1 अर्थात 4 अनुपात 1 प्राप्त हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ आओगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व किया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2। ओके, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो चलिए इस उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ से निम्न प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न है जैसे कि कहा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और कहा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करना है। ओके,
तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको एक इमेज दिया गया जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जिसमें प्रदर्शित है ए एवं बी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर प्रतिरोध है R1 R2 एवं R3। ओके, तो यहाँ पर R1 का मान जाएगा 7 वाट, R2 का मान जाएगा 8 वाट एवं R3 का मान जाएगा 12 वाट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो V अर्थात वो विभवांतर अर्थात वोल्टमीटर का मान जाएगा तो कितना है, वह 6 वोल्ट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हमको क्या निकालना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करता है, सर्वप्रथम जो समांतर क्रम में जो जुड़े दो प्रतिरोध है उसको क्या करता है, हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात क्या है, जो श्रेणी क्रम जो आंसर मिलेगा उसको क्या है, श्रेणी क्रम से क्या हम श्रेणी क्रम के साथ क्या करेंगे, हमको वैल्यू प्राप्त करेंगे। ओके, कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हल का पहले समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ओके, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो समानांतर क्रम में संयोजित जो R2 एवं R3 इसके तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ओके, तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला क्या है, तो वह 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो यहाँ पर R1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर R1 क्या है, श्रेणी क्रम में है। ओके, तो चलिए इसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R2 का मान दिया गया 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3, R3 का मान कितना दिया गया, 12। ओके, तो इक्वल 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 24 हमको प्राप्त होता है। तो ये कैसे आया, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं 8 और 12। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 से क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एवं 12। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, तो 2 से और जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से और जाएगा तो 2 एकम 2, बचे क्या 3। ओके, तो 3 क्योंकि 2 से नहीं जाएगा तो अब क्या से जाएगा, तो वह 3 से जाएगा तो 1 का 1 आएगा और 3 एकम 3 तो 1। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त हुआ। ओके, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस वजह से यहाँ पर कितना आया, 24। ओके, अब 24 को क्या करते हैं हम लोग 8 से भागित करते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस वजह से 3 आया, प्लस अब 12 को अब 24 को क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 आया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 3 + 2 डिवाइड बाय 24 इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 24। ओके, तो R इक्वल क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाय 5 ओम। अब यहाँ पर 24 डिवाइड बाय 5 कैसे था, तो जिससे हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय R है, तो हमको R का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर डिनोट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 1 डिवाइड बाय R इक्वल कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 24 है। ओके, तो जैसे कि R नीचे में है तो R को ऊपर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय 1 होगा इक्वल कितना होगा, अब यह भी ऊपर लिख रहे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, जो इस वाला पोजीशन वह भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि R डिवाइडेड बाय 1 को क्या है, नीचे में 1 है तो हम लोग R ही बस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको R का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 24 डिवाइडेड बाय 5। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 5 ओम। ओके, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको इसको आंसर 4.8 ओम प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर 24 है, तो जैसे कि देख सकते हैं 24 डिवाइड बाय 5। ओके, तो जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20। ओके, तो 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो गया 20, बचे क्या 4। ओके, तो 4 है तो 10, तो 5 से 4 जाएगा क्या, नहीं, तो इस स्थिति में 10 सामने लेता है, यहाँ पर 0 आ जाता है, तो 5 × 4, तो इस प्रकार से 4.8 ओम प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि किस प्रकार से आंसर आया। ओके, अब नए परिपथ के अनुसार तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध R2 एवं R3 का तुल्य प्रतिरोध R। अब R1 के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, R व R2 का अब तुल्य प्रतिरोध होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या है, R1 का मान 7 ओम पहले से दिया गया था, 7 वाट, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित है R2 एवं R3 का वैल्यू हमको कितना 4.8 ओम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से R डैश इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R। ओके, तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल R1 का मान कितना दिया है 7 ओम प्लस R2 का मान जो है कितना, जो R का मान कितना प्राप्त हो 4.8 ओम, तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमको 11.8 ओम प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को समझा। ओके, तो कहा जिसकी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, अर्थात इसमें हम लोगों को विद्युत धारा I का मान को ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए समझते हैं।
विद्युत बैटरी द्वारा परिपथ में कुल विभवांतर V इक्वल क्या होता है 6 वोल्ट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर V का मान जो है कितना है, तो वह 6 वोल्ट। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध परिपथ में कितना है, इक्वल 11.8 ओम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर R का मान जो है 11.8 ओम एवं V का मान जो है 6 वोल्ट। तो हमको I का मान ज्ञात करना है। ओके, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियमानुसार क्या होता है, V समानुपाती I, तो V इक्वल क्या होगा IR। चूंकि हमको I का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर R गुणा में तो पक्षांतर करेंगे तो वह भाग में चले जाएगा। तो इस प्रकार से हमको I का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, V डिवाइडेड बाय R। ओके, तो इस प्रकार से अब ओम के नियम अनुसार क्या होगा, V इक्वल RI होगा। तो I का मान ज्ञात करेंगे तो वो होगा V डिवाइडेड बाय R। ओके, तो चलिए इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो I इक्वल क्या होगा, V का मान देगा 6 डिवाइडेड बाय जो R का मान देगा 11.8। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 में से क्या 11.8 को क्या करता है, भागित करते हैं। तो हमको इसका आंसर 0.508 एम्पियर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसका आंसर 0.508 एम्पियर प्राप्त हुआ। तो आई होप आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। साथ ही हम लोगों ने किरचॉफ का नियम के बारे में जाना कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।